नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे राज्य मंत्रिपरिषद की या राज्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, या इसको कहा जाए कि राज्य की कार्यपालिका की। क्योंकि हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी कि भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली की मांग के अनुसार दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और संवैधानिक कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की और संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में हमने राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियां और उसके स्थिति के बारे में चर्चा की थी। वास्तविक कार्यपालिका के बारे में आज बातचीत करेंगे। वास्तविक कार्यपालिका को हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात यह आती है कि जो व्यवस्था भारत में केंद्रीय स्तर पर की गई है, ठीक वैसी ही व्यवस्था राज्य स्तर पर भी की गई है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो इसमें ये बात कही गई है कि जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति को सलाह, सहायता और मशवरा देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है, ठीक उसी भांति राज्य में जो संवैधानिक प्रमुख है, जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, राज्यपाल, उसको सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और उसका प्रधान जो है वो मुख्यमंत्री होता है। इसका मतलब है कि जहां केंद्र पे प्रधानमंत्री मय मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका निभाता है, ठीक उसी भांति राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री मय मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। अब चूंकि इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है और राज्यपाल मुख्यमंत्री को, चूंकि वो बहुमत दल का नेता होता है, और किस व्यक्ति को, चूंकि हमारे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बनता है वो मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का चुनाव अपने राजनीतिक पार्टी या गठबंधन में से करता है। तो राज्यपाल कभी भी राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करता है, इसलिए वह कौन व्यक्ति किस स्तर का मंत्री होगा, कौन सा उसको विभाग दिया जाएगा, इसके लिए वह मुख्यमंत्री को अनुमति देता है या मुख्यमंत्री को शक्तियां देता है कि वह अपनी मनपसंद का या मनपसंद की कैबिनेट या मंत्रिपरिषद का निर्माण करे और वो राष्ट्रपति के पास अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करे। तो मुख्यमंत्री की जब नियुक्ति हो जाती है तो राज्यपाल जो है वो अपने जो पोर्टफोलियो आवंटन की बात है या जो विभागीयकरण की बात है, जो विभागों का बंटवारा है, वो अपनी शक्ति मुख्यमंत्री को डेलीगेटेड कर देता है और मुख्यमंत्री उस डेलीगेटेड पावर का उपयोग करते हुए अपने मनपसंद के व्यक्तियों को मंत्री बनाता है और एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्रियों को शामिल किया जाता है: कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। कैबिनेट रैंक फॉर मिनिस्टर, स्टेट रैंक फॉर मिनिस्टर एंड डेप्यूटी रैंक फॉर मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, ये 4 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। कैबिनेट रैंक के जो मंत्री होते हैं वो विभाग, या चूंकि भारत में विभागों की संख्या ज्यादा है, इसलिए एक कैबिनेट रैंक के पास में एक से अधिक विभाग होते हैं और इन विभागों को क्लब करके या आपस में संयुक्त करके मंत्रालयों का निर्माण किया गया है। चाहे वो केंद्रीय स्तर पर देखा जाए या राज्य स्तर पर देखा जाए, दोनों स्तर पर एक से अनेक विभागों को मिलाकर के मंत्रालयों का निर्माण किया गया है और कैबिनेट रैंक का जो मंत्री होता है, प्राय वो मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री होता है या मुख्य
मंत्री होता है। तत्पश्चात राज्य मंत्री आते हैं, मिनिस्टर फॉर द स्टेट या स्टेट रैंक ऑफ मिनिस्टर्स। इस राज्य मंत्री या स्टेट रैंक जो मिनिस्टर्स हैं वो वास्तविक रूप से उनको विभाग बांट दिए जाते हैं, वो एक तरह से विभाग का काम करते हैं और कैबिनेट मंत्री की प्रदत्त या व्यवस्थापन जो शक्तियां हैं उनका उपयोग करते हुए वह विभागों के प्रमुख होते हैं और कार्यों का निष्पादन करते हैं। लेकिन जहां बात आती है मिनिस्ट्री की तो कैबिनेट जो मंत्री है वही उसका मुखिया माना जाता है, राज्य मंत्री को उसका सहयोगी माना जाता है। साथ में उपमंत्री वो हैं जो कैबिनेट और राज्य मंत्री की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। एक विभाग विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं में से एक किसी विशेष शाखा का वो मंत्री बनाया जाता है या वह विभिन्न शाखाओं पर अपना कार्य करते हुए कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। संसदीय सचिव जो है वो एक नया टर्मिनोलॉजी है, नया शब्द है और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि भविष्य के लिए मंत्री तैयार किए जाते हैं तो उसके लिए उसको प्रशिक्षण के रूप में, जब एक प्रशिक्षक के रूप में या उसको कहते हैं कि एक अनुभव देने के लिए कि भविष्य में आपको कौन सी जिम्मेदारी निभानी है, तो उसको संसदीय सचिव बनाया जाता है। संसदीय सचिव ये तीनों की सहायता करता है और मंत्रालय या विभागों के जो विभिन्न जो कार्य व्यवहार है उन कार्य व्यवहार को समझता है और आवश्यकता पड़ने पर ये विधानसभा और राज्यसभा में इस प्रकार की टिप्पणी के लिए सामग्री तैयार करता है और कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को वो उपलब्ध कराता है और अगर उनकी अनुपस्थिति हो तो वो विधानसभा में इसके लिए जवाब भी देता है और उसका कहते अपना पक्ष भी रखता है विभाग और मंत्रालय का। तो इस प्रकार से संसदीय सचिव अंडर ट्रेनिंग मंत्री कहलाते हैं एक तरह से। तो इस प्रकार से इन चारों को मिला करके मंत्री परिषद का निर्माण होता है और ये जो चारों है वो मिल करके राज्यपाल को सहायता प्रदान करते हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहते हैं कि राज्यपाल जो है वो सीधे मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि वो मुख्यमंत्री के माध्यम से विभागों का बंटवारा करता है। तो राज्यपाल प्रत्येक मंत्री को वो एक तरह से प्रत्येक मंत्री को अपनी शक्तियां देता है और मंत्री राज्यपाल के बिहाफ पर शक्तियों का उपयोग करता है और मंत्री भी राज्यपाल के प्रति दायित्व निभाता है और कहते हैं कि उसके प्रति उत्तरदायी रहता है। अगर राज्यपाल को लगे कि मंत्री विभिन्न प्रकार की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको उसके पद से हटा सकता है। लेकिन प्राय राज्यपाल सीधा मंत्री को नहीं नियुक्त करता है, नहीं हटाता है। वो उसके लिए बीच में जो योजक कड़ी है मुख्यमंत्री उसकी सहायता लेता है। वो मुख्यमंत्री की सहायता से किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री कह करके राज्यपाल से किसी मंत्री को हटाता है या उसका स्थानांतरण करता है, इसका विभाग परिवर्तन करता है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में योजक कड़ी के रूप में काम लेते हैं। अब क्योंकि जो मंत्री परिषद है उसमें कैबिनेट रैंक के मंत्री, स्टेट रैंक के मंत्री और डेप्यूटी मिनिस्टर और साथ में संसदीय सचिव सभी शामिल होते हैं, तो प्राय जब मीटिंग होती है या जब जैसे निर्णय करना होता है राज्य की कार्यपालिका को, तो सभी मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि मुख्यमंत्री ये कहता है कि भाई प्रत्येक विभाग से एक व्यक्ति, मतलब प्रथम व्यक्ति कैबिनेट रैंक का मंत्री आ जाए और वो उनको मिलाकर के एक छोटा सा समूह बना लेता है जो मंत्री परिषद से छोटा होता है और उसको कैबिनेट कहा जाता है। भारत के संविधान में कैबिनेट का वर्णन नहीं किया गया है। भारत के संविधान में मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वर्णन किया गया है। इसका तात्पर्य है कि कैबिनेट जो है वो बाद में शब्द इजाद हुआ है और वो मुख्यमंत्री और उनकी सहायता के लिए इस कैबिनेट का निर्माण किया गया है। अर्थात ये कहा जाए कि कैबिनेट जो है वो वास्तव में वो छोटा समूह है जो मुख्यमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिलाकर के बनाता है। अगर किसी विभाग में कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है और वो स्वतंत्र प्रभार वाला विभाग है, तो ऐसे में राज्य मंत्री को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो कैबिनेट के लिए कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को मिलाकर एक छोटा समूह बनाता है जो विभिन्न प्रकार के निर्णय पॉलिसी डिसाइड करने में उपयोगी रहता है।
ये स्वाभाविक रूप से मंत्रिपरिषद छोटे होंगे, क्योंकि इसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय शामिल नहीं होते हैं, तो ये छोटा होता है। और एक स्वाभाविक बात है कि जब जिस मंत्रालय का या जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री वहां बैठा हो, तो उस स्थिति में राज्य मंत्री को और उप मंत्री को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अनावश्यक रूप से फिर वहां पर विरोधाभास पैदा होता है और आवश्यकता भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम कैबिनेट और मंत्री परिषद की या मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की हम अंतर की बात करें तो स्वाभाविक रूप से आता है कि मंत्री परिषद संवैधानिक है और मंत्रिमंडल जो है वो सुविधा के लिए बनाया हुआ है। दूसरी बात है कि मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है और मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट रैंक के मंत्री और साथ में स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री रहते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से ये कैबिनेट और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच का छोटा सा अंतर है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब चूंकि मंत्री जो परिषद है, उस मंत्री परिषद में किन लोगों को शामिल किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से यह बात आती है कि जो जनप्रतिनिधि है, जो विधानसभा में या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, वो ही मंत्री बनता है। किंतु कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कोई राजनीतिक पार्टी का मुख्य कार्यकर्ता चुनाव हार जाता है या चुनाव में शामिल नहीं हो पाता है या और किसी वजह से उसको राजनीति में लाया जाता है, किसी विशेष योग्यताधारी व्यक्ति को, तो उसको मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन उसके लिए स्वाभाविक बात यह है कि उसको 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। अगर राज्य विधानमंडल का सदस्य वो नहीं बनता है मंत्री बनने के 6 माह के भीतर, तो उसको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। कई बार ये सवाल आता है कि क्या किसी व्यक्ति को 6 माह के लिए मंत्री बनाया जाए, फिर इसको हटा दिया जाए, फिर थोड़े दिनों बाद पुनः उसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाए और वो उसको वापस 6 महीने रखा जाए, फिर हटा दिया जाए। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस से जो है वो संभव नहीं है। एक व्यक्ति को, हालांकि संवैधानिक इसमें कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था की गई है साधारण प्रैक्टिस में कि एक बार किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया गया, अगर वो उसने 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं बना तो उसको पुनः मंत्री नहीं बनाया जाता। ये जो जनादेश है उसका कहते हैं कि अतिक्रमण होगा। तो प्राय जो सरकार है वो इस प्रकार के अतिक्रमण से बचना चाहती है और किसी व्यक्ति को अगर वो एक बार मंत्री रह चुका और फिर भी विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाया तो उसको दोबारा मंत्री नहीं बनाया जाता है। 91 में संविधान संशोधन किया गया और उसमें कहा गया कि साहब मंत्रियों की संख्या, क्योंकि ये बात आई थी 1999 की, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 90 मंत्री बना दिए। उसी प्रकार से कल्याण सिंह जी ने 1997 में जब उत्तर प्रदेश में अपना बहुमत जीता तो उसने सभी प्रकार की जिन लोगों का सहारा लिया उन सबको मंत्री बना दिया। तो मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। तो इसके लिए कहते हैं कि संवैधानिक संशोधन लाया गया और संवैधानिक संशोधन 2003 ये कहता है कि किसी राज्य में जो मंत्री परिषद उसके सदस्यों की संख्या राज्य की जो विधानसभा के विधायकों की जो संख्या है उसे 15% से अधिक नहीं होगी। अर्थात विधायिका की 15% से अधिक संख्या में मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होंगे। कहा जाए जैसे राजस्थान के लिए कहा जाए कि साहब 200 विधायक है तो यहाँ 30 मंत्री मैं मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं, इससे और अधिक नहीं। फिर हमने ये बात की थी कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनको जो पोर्टफोलियो है वो राज्यपाल आवंटित करता है, लेकिन उसकी सहायता मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के सलाह पे होता है। मंत्रिपरिषद के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। मंत्रिपरिषद को एक यूनिट माना जाता है और जब भी वो विधानसभा में या विधानमंडल में अपनी बात रखती है तो उसको एक इकाई के रूप में देखा जाता है। अगर किसी सदस्य के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो जाए मंत्रिपरिषद के या किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, इस प्रकार से माना जाता है कि पूरी मंत्रिपरिषद ने विश्वास खो दिया है। या कोई व्यक्ति या कोई मंत्री जब विधानसभा में कोई कथन रखता है, स्टेटमेंट रखता है, तो उसको मंत्रिपरिषद का स्टेटमेंट माना जाता है। उसको एक मंत्री की राय या उसका स्टेटमेंट नहीं माना जाता, उसके मंत्री के निजी विचार नहीं माने जाते हैं। इसलिए मंत्रिपरिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से के रूप में देखा जाता है। तो अगर एक व्यक्ति
इसी प्रकार से माना जाता है कि जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे तो क्या मंत्रिपरिषद रहेगी? स्वाभाविक रूप से कि जो मुख्यमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का निर्माता है, संचालक और उसका कहते हैं कि संहारक भी है, उसको विनाश करता भी है। इसलिए अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है तो उसको ये माना जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो ये माना जाता है कि सारी मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया। तो इस प्रकार से ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत माना जाता है। तो इस प्रकार से सामूहिक उत्तरदायित्व के माध्यम से मंत्रिपरिषद जो है वो अपना काम करती है। जो भी मंत्री बनता है वो राज्यपाल द्वारा उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, और वो पद और गोपनीयता की शपथ इसलिए दिलाता है कि वो संवैधानिक दायित्वों को पूरा कर सके या मंत्रिपरिषद के दायित्वों को पूरा कर सके। अगर हम मंत्रिपरिषद के दायित्वों के संबंध में बातचीत करें तो स्वाभाविक रूप से ये बिंदु हमारे सामने हैं। सबसे पहले बात है कि जो लोकतंत्र है वो नीति अनुसार चलता है, और नीति विभिन्न जो निष्कर्ष है, जो निर्णय है, उनका एक कसौटी है। उस कसौटी के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। जैसे सरकार ये स्वाभाविक रूप से नीति बना ले कि सभी लोगों को शिक्षा उपलब्ध करानी है, ठीक है, तो अब ये नीति पूर्ण इसको कहते हैं कि परिभाषित नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन सरकार ये बना ले नीति कि सभी व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करानी है। तो इसका तात्पर्य है कि सरकार शिक्षा उपलब्ध कराने वाले सभी संस्थानों से कहेगी कि आप साधारण जनसाधारण से फीस नहीं वसूलेंगे। क्यों? क्योंकि वो निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बात करती है। अब इस नीति के तहत जितने भी जो निर्णय हैं, चाहे वो स्कूलों से फीस माफ करवाने का है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने का है, उनको टीचिंग फैकल्टी उपलब्ध कराने का है, उनको भवन उपलब्ध कराने का है, कुछ भी है, वो सारा जो कार्य है, जो सारा खर्चा है, वो सरकार द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में नीति जो है वो सरकार की मूल आधार होती है जिस पर सरकार काम करती है। तो शासन की नीति निर्धारित करना कि राज्य शासन जो है या जो कार्यपालिका वो क्या करना चाहती है, उसके लिए वो पॉलिसी डिसाइड करती है, और पॉलिसी जो है वो सरकार के लिए नीति निर्देशक है जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेती है और कार्य संपादित करती है। तो सबसे पहले तो क्या है कि मंत्रिपरिषद जो है वो विभिन्न क्षेत्रों की नीतियां निर्धारित करती है और सरकार की प्राथमिकताएं तय होती है उससे। फिर इसके बाद में यह है कि जो मंत्रिपरिषद है, चूंकि ये राज्यपाल की सहायता और परामर्श के लिए होती है, तो राज्यपाल को जब लोक सेवकों की नियुक्ति करनी होती है, या लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करनी होती है, या महाधिवक्ता की नियुक्ति करनी होती है, या कुलपतियों की नियुक्ति करनी होती है, या और अन्य नियुक्तियां करनी पड़ती है, उन नियुक्तियों के लिए राज्यपाल को परामर्श देने का काम भी मंत्रिपरिषद करती है। हमारा राज्यपाल गलती नहीं करता है, और वैसे भी श्री प्रकाश साहब ने कहा है कि राज्यपाल जो है वो सुनने पर हस्ताक्षर करने के काम करता है, अर्थात उसको एक निर्धारित जगह बता दी जाती है कि आपको हस्ताक्षर करने हैं और राज्यपाल वही करता है। तो भारत का राज्यपाल जो है वो गलती नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो अपना काम खुद नहीं करता, वो मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से करता है। तो इसलिए मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता देने का जो प्रमुख काम हो मंत्रिपरिषद, चाहे वो किसी भी संबंध में हो, मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया जाता है। फिर है कि विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करती है, कि विधानमंडल में शासन, सरकार, गवर्नेंस जिसको कहा जाता है, वो मंत्रिपरिषद है, और मंत्रिपरिषद विभिन्न कार्यों के लिए, सरकार के विभिन्न कार्यों के लिए दायित्व ओढ़ती है और उसके लिए जवाबदेहिता धारण करती है। और जब विधानसभा में कोई सवाल पूछा जाता है, जवाब मांगा जाता है किसी भी सरकार के बिजनेस के बारे में, तो वो मंत्रिपरिषद से मांगा जाता है, विधायकों से नहीं मांगा जाता है। तो इसलिए वह शासन का प्रतिनिधित्व करती है। वो गवर्नेंस जो है, जो सरकार के जो कार्य है उनके लिए उत्तरदायित्व ओढ़ती है। फिर जन आकांक्षाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के कानून, नियम, विधि बनाने का काम भी मंत्रिपरिषद द्वारा मंत्रिपरिषद इनिशिएटिव लेते हैं। प्राय कहा जाता है कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति जो है वो विधानसभा में, या विधायक जो है वो विधानसभा में अपना कानून रखता है और वो कहता है उसको कानून बनवा सकता है।
लेकिन प्राय होता है कि जितने भी जो विधि कानून और नियम जो बनते हैं वो मंत्रिपरिषद के प्रस्तावित करने पर ही बनते हैं। अगर किसी साधारण विधायक ने अगर विधानसभा में अपना कानून रखा है तो बहुमत के बिना वो न तो पारित हो पाएगा न ही उस पर चर्चा हो पाएगी। लेकिन चूंकि सरकार के पास बहुमत होता है तो सरकार विभिन्न प्रकार के जो निर्णय, विभिन्न प्रकार के जो कानून, जो मसौदे रखती है उन पर कहते हैं कि बहस, चर्चा और उनको पारित किया जाता है। तो कानून निर्माण जो है उसका कार्यक्रम मंत्रिपरिषद तय करती है। बजट तैयार करना, उसको पारित करना, सरकार की जो प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो खर्चे हैं उनको वो सरकार विधानसभा के सामने रखती है और विधानसभा उसको पारित करती है। फिर है कि कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण, कि मंत्रिपरिषद जो है वो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं और प्रमुख होते हैं। इसलिए जो प्रशासनिक अमला और जो प्रशासनिक तंत्र विभागों में काम करता है, मंत्रालयों में काम करता है, वो अंतिम रूप से मंत्री के प्रति उत्तरदायी रहता है। जैसा मंत्री कहते हैं, निर्देश देता है, उसके अनुसार ही जो लोक सेवक है, जो प्रशासनिक तंत्र है, वो कार्य संपादित करता है। वो अपनी इच्छा से कार्य संपादित नहीं करता। तो इसलिए प्रशासनिक जो तंत्र है उस पर राजनीतिक तंत्र का प्रभुत्व है, और राजनीतिक तंत्र का प्रभुत्व होने के कारण से जो राजनीतिक या जो मंत्रिपरिषद जो निर्णय करती है उसका क्रियान्वयन प्रशासनिक तंत्र, सचिवालय या विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी करते हैं। फिर है राज्य की योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन, कि राज्य में विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनको बनाना, उनको मौलिक रूप से कहते हैं कि उनकी संरचना करना, और उसके बाद में उन मौलिक रूप से संरचना के बाद में प्रशासनिक तंत्र की सहायता से इन कार्यक्रमों को संपादित करना और इन कार्यक्रमों का संचालन करना, ये काम भी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। फिर है कि दूसरे राज्यों, केंद्र सरकार या विदेशी अधिकारियों से बातचीत करना, समझौते करना इत्यादि का जो काम है वो भी इन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जो दिशा निर्देश हैं विभिन्न मंत्रालयों में आते हैं और मंत्रिपरिषद उस पर एक निर्णय लेती है कि इन निर्देशों को या इन आदेशों को किस प्रकार से क्रियान्वित करना है, तो उसकी वो योजना बनाते हैं और क्रियान्वयन का स्तर तय करते हैं, अधिकारी तय करते हैं और उसके बाद वो क्रियान्वयन करवाते हैं। राज्य में प्राकृतिक आपदा आ जाए या इस प्रकार से कोई घटना हो जाए तो उससे निपटने के लिए मंत्रिपरिषद निर्णय करता है कि किस प्रकार से हम इसको निपटना है। बाढ़ है, अकाल है, आगजनी है, दंगा फसाद, किसी भी प्रकार की घटना हो तो उन घटनाओं को निपटने के लिए चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, सारा मंत्रिपरिषद बैठ करके निर्णय करता है कि साहब हमें किस प्रकार से इसको निपटना है। किस प्रकार से तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद है वो निर्णय लेती है और व्यवस्था करती है। इसी प्रकार से राजस्व, भूमि, अनुदान, इन पे संबंधित जो काम है वो भी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो यह है कि मंत्रिपरिषद जनादेश का पालन करती है, जनता के अधिकारों के बिहाफ पर अपने अधिकारों का उपयोग करती है या जनता की शक्तियों का उपयोग करती है। तो स्वाभाविक रूप से वह जनता की शिकायतों के प्रति भी संवेदनशील रहती है और जन शिकायतों का निवारण करना मंत्रिपरिषद का प्रमुख काम होता है। मंत्री इसके लिए विभिन्न स्तरों पर वो अपने कार्यालय में, अपने निवास पर या अपने अधिकारियों के माध्यम से या अपने विभिन्न दौरे करके वो जनता की समस्याओं को जानते हैं और उनका निपटान या उनका कहते हैं कि निवारण करने का प्रयास करते हैं। तो मंत्रिपरिषद है क्योंकि जब भी जनता को जब आवश्यकता होती है, जनता को चिंता होती है, जनता को परेशानी होती है तो वो अपने मंत्रियों के माध्यम से बात करती है। वो विधानसभा को नहीं कहती है, बल्कि मंत्री को कहती है। अपने मंत्री के नीचे जो अधीन जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको कहती है और प्रशासनिक अधिकारी अपने राजनीतिक आकाओं या मंत्रियों को कहते हैं कि साहब इस प्रकार की समस्या है। तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए मंत्रिपरिषद सदैव तैयार रहती है, तत्पर रहती है। तो इस प्रकार से जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए या जन शिकायतों का निवारण करने के लिए मंत्रिपरिषद को सदैव काम करना होता है। अब जिस मंत्रिपरिषद की हम बात कर रहे हैं उस मंत्रिपरिषद की जो धुरी है वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री जो है वो सारी मंत्रिपरिषद का नेता है और वो राज्य के प्रशासनिक तंत्र का राजनीतिक मुखिया है
और राजनीतिक जो मंत्रिपरिषद है उसका भी वो मुखिया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो है वो राज्य के प्रशासनिक तंत्र, शासन तंत्र का केंद्र बिंदु है। सारी शक्तियां जहां जाकर के राज्य सरकार की जिस बिंदु पर इकट्ठी होती है उस बिंदु का नाम मुख्यमंत्री है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री की जब चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से बात हमने की थी राज्यपाल के दौरान कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति वो कैसे करता है, तो ये हमने बात कही थी कि राज्य की विधानमंडल में जिस दल के बहुमत है, गठबंधन को बहुमत है या ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुमत साबित कर सकता है उसको मुख्यमंत्री बनाता है। और मुख्यमंत्री राज्यपाल की प्रदत्त शक्तियों का या व्यवस्थापित जो शक्तियां हैं उनका वो उपयोग करता है और प्रयोग करता है। अब मुख्यमंत्री के बारे में हम ये कहें कि साहब मुख्यमंत्री क्या काम करता है, तो वो स्वाभाविक रूप से बात है कि सबसे पहले तो वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है कि राज्यपाल ने जो उसको मुख्यमंत्री बनाया है तो उसका सबसे पहला काम यह है कि वो जिसका मुखिया है, जिस राजनीतिक तंत्र का मुखिया उस राजनीतिक तंत्र में मंत्रिपरिषद आती है तो सबसे पहले वो अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। अब इस मंत्रिपरिषद का निर्माण करते समय वो विभिन्न प्रकार के जो समीकरण है, जाति, कास्ट, क्षेत्र, समुदाय, वर्ग, इन सब का कहते को ध्यान रखते हुए मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। अब राजनीतिक तंत्र में या जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि साहब लोकतंत्र में हम ये कहें कि मुख्यमंत्री जो है केवल कुछ लोगों को शामिल करे तो ये बड़ा स्वाभाविक है। और कई बार ये कहते हैं साहब कहते हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, हमको मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली, तो भी ये मुख्यमंत्री पर दावा कहते हैं साहब मुख्यमंत्री भेदभाव करता है। तो मुख्यमंत्री जो है वो विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उनको वो संपादित करता है और साथ में मंत्रिपरिषद की निर्माण करता है। तो मंत्रिपरिषद में विभिन्न प्रकार के जो मंत्रियों को कौन सा व्यक्ति कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा, राज्य मंत्री होगा, उप मंत्री होगा या किस प्रकार का जो होगा उस पर वो बातचीत करता है, वो निर्णय करता है। अब हम बात करेंगे साहब जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो मंत्रिपरिषद है उसका निर्माण हो गया। अब मंत्रिपरिषद की बैठक प्राय सामान्य बहुत कम होती है और मुख्यमंत्री एक छोटा समूह मंत्रिमंडल जिसकी हमने बात की थी कैबिनेट, उसकी निर्माण करता है और वो कैबिनेट का कार्य संचालन करता है। कैबिनेट ही क्या होता है, अधिकांश नीतियों का निर्धारण करता है और उनका कार्य संचालन करने के लिए वो बार बार उसकी मीटिंग करता है। तो प्राय सप्ताह में एक बार या सप्ताह में 2 बार मंत्रिमंडल की बैठक अवश्य होती है और मंत्रिमंडल बैठक करके विभिन्न प्रकार के निर्णयों को लेता है और उसको क्रियान्वित करता है। तीसरा है कि वो शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय बनाता है, कौन सा विभाग क्या काम करेगा, किस प्रकार से काम करेगा। अगर एक विभाग अधिक काम कर रहा है, एक विभाग कम पिछड़ रहा है तो मंत्रिमंडल जो मुख्यमंत्री है वो ये प्रयास करता है कि जो पिछड़ रहा विभाग है उसको सपोर्ट करता है कि नहीं आपको ये नई चीज़ें करनी चाहिए। दूसरे विभागों से वो कहते अपील करता है कि आपको इन मंत्रियों की अन्य विभागों की सहायता करनी चाहिए ताकि काम बेहतर और अच्छा हो सके। तो विभिन्न विभागों के समन्वय बनता है। कोई ये कहे कि साहब एक विभाग इतना काम करा दूसरा नहीं करा तो उनके बीच में वो समन्वय करता है। अगर मंत्रियों के बीच में भी किसी बात को लेकर के, किसी प्रशासनिक निर्णय को लेकर के, राजनीतिक निर्णय को लेकर के गतिरोध है तो उसको वो दूर करता है। तो इस प्रकार से विभिन्न विभागों और मंत्रियों में वो समन्वय करता है। मंत्रियों में कार्य का बंटवारा करता है और उसको लगता है कि कोई मंत्री सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसको परिवर्तन करता है, बदल देता है। और साथ ही मंत्रिपरिषद ने क्या निर्णय लिया या राज्यपाल ने जो निर्देश दिया उस पर मंत्रिपरिषद का क्या विचार है, तो उसके लिए भी वो मुख्यमंत्री है वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में योजक कड़ी के रूप में काम करता है। और चूंकि वो सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है तो वो जो बात कहता है उसको सभी लोग ध्यान से सुनते हैं और उसकी बात पर विश्वास करते हैं। और वो विधानसभा का बहुमत दल का नेता है, एक तरह से विधानसभा का नेता है। मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट के बाद या मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद में किसी व्यक्ति को कुछ संशय नहीं होता। प्राय विधानसभा में जो वो अपनी बात रखता है तो सभी उसकी बात को विश्वास करते हैं और तवज्जो देते हैं। वह राज्य की जो प्रशासनिक तंत्र है उस पर वो नियंत्रण करता है और विभिन्न प्रकार के जो संगठन है उन संगठनों पर अपनी सत्ता का प्रभाव भी दर्शाता है और उनको अपने नियंत्रण में भी रखता है और राज्य की जनता और उसकी भलाई के लिए काम भी करवाता है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री जो है वो राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक तंत्र की धुरी है। सारी जो शक्तियां जहां करके एक बिंदु पे इकट्ठी होती है उस बिंदु का नाम मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री के बारे में स्वाभाविक रूप से सभी लोग जानते हैं
उसका अपना एक कार्यालय होता है और उस कार्यालय के साथ में उसके विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो उसमें काम करते हैं। सारा सचिवालय मुख्यमंत्री की और आशा की तरफ देखता है कि मुख्यमंत्री निर्देश आदेश थे उसका वो पालन करता है। और विभिन्न विभागों में विभिन्न विभाग के जो मंत्री हैं वो भी मुख्यमंत्री की ओर नेतृत्व की तरफ देखते हैं कि जब कोई विभाग निर्णय नहीं ले पाता है तो वो मुख्यमंत्री की तरफ देखता है और मुख्यमंत्री उसको निर्णय लेने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री का पद अपने आप में न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि जवाबदेही पद है और जिम्मेदारी वाला पद है। और साथ ही मुख्यमंत्री जो है वो विभिन्न प्रकार के निर्णयों के माध्यम से अपने सरकार का बचाव भी करता है और साथ में गति की उसमें सामंजस्य बनाए रखता है, राज्य की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और राज्य प्रशासनिक तंत्र या राज्य का जो तंत्र है या शासन है उसकी प्रमुख कड़ी है। इस व्याख्यान में इतना ही। आगे हम बात करेंगे राज्य प्रशासन की विभिन्न मुद्दों पर। धन्यवाद।